अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स हुसैन। बिलाखिर 8 अप्रैल को जंग बंदी का मुआहिदा तय पाया और उस मुआहिदे के बाद एक लॉन्ग पीस प्रोसेस चला और अब वो कल्मिनेट होने के करीब है। इस सारे मरहले में जंग बंदी से पहले और जंग बंदी के बाद पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ, आज़ाद कश्मीर के अंदर किसने शरंगेजी की थी और उसके पीछे जो अनासर हैं उनको कहाँ तक कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इसराइल, अमेरिकन और इंडियन गठजोड़ जो है ये बिखर चुका है या मजबूत हुआ है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। जो बाइडन की बेगम ने नेतन्याहू के हवाले से जो बाइडन को क्या कहा था, उन्होंने बुक लिखी है। उस बुक के अंदर एक ऐसा इंकशाफ किया है जो हैरान कुन है कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट कितना बेबस हो सकता है। इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हवाले से क्या सोच रहे हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि ईरान की अफसूदा शुदा यूरेनियम अमेरिका को मिल जाए, और मिल जाए तो कैसे मिल जाए। ईरान इस वक्त किसकी तैयारियां कर रहा है और पाकिस्तान को इस सारे प्रोसेस में क्या मिला क्या नहीं मिला, इस वीलॉग में हम इन्हीं बातों का अहाता करेंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। दोस्तों, आपको याद है मई 2025 में पाकिस्तान के साथ इंडिया की जंग हुई थी, जिसमें इंडिया को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा और उस जंग के पीछे दो ममालिक और भी थे। एक तो वाज़ेह तौर पर ज़ियोनिस्ट रजीम था, एक और मुल्क भी था जिसकी सारी टेक्नोलॉजी इंडिया को मुहैया थी। इसके बावजूद पाकिस्तान ने इंडिया को उस ग्राउंड्स के ऊपर, सरजमीन में, यानी उसके ऊपर भी उसे हराया, समंदरों में भी उसे हराया और फिजा में भी उसे हराया। और लाजमी तौर पे पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो चाइनीज टेक्नोलॉजी थी और पाकिस्तान की अपनी भी थी। यानी पाकिस्तान की अपनी भी टेक्नोलॉजी थी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी था और मल्टी डोमेन सिस्टम भी था, हमारा ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल, वो सारा कुछ था। लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया और बड़े लेवल पे ये कहा गया कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हार गई और चाइनीज टेक्नोलॉजी जीत गई और जो यूनिपोलर सिस्टम था वो खत्म हो गया। ये बात तो दुरुस्त है। तो चाइना ने इन वन सेंस अब देखा जाए कि अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए वेस्टर्न वर्ल्ड को बता दिया कि अब मेरी टेक्नोलॉजी का राज होगा, और पाकिस्तान ने उसको साबित कर दिखाया। तो उसके बाद फौरी तौर पर ज़ियोनिस्ट रजीम ने हमला किया था ईरान के ऊपर। 11 रोजा जंग हुई और उसमें पाकिस्तान ने ओपनली उसके फ्लोर के ऊपर कहा था, नेशनल असेंबली के ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि हम किसी भी हद तक जाएंगे और अपने हमसाये को, अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। और पहली बार ईरान की सरजमीन से इंडिया का सफाया हो गया। चाबहार में वो बैठा हुआ था और उन्होंने तशक्कुरन के नारे लगाए। 11 रोजा जंग बंदी हुई, चूंकि वो सिर्फ ज़ियोनिस्ट रजीम थी, अमेरिका नहीं था। अमेरिका सपोर्ट कर रहा था लेकिन वो जंग में शामिल नहीं हुआ था। बात खत्म हो गई और काफी सारे एक खुशियां मनाई गई, शादियाने बजाए गए। और उसके बाद आने वाहिद में आप देखते हैं रवां साल अमेरिका और ज़ियोनिस्ट रजीम मिल के तेहरान के ऊपर हमला कर देते हैं और जंग बड़ी शदीद चलती है। जो ईरान के बारे में कहा जा रहा था कि आयतुल्लाह अली खामनई और कुछ और जो मिलिट्री लीडरशिप थी वो शहीद हुई तो तेहरान फॉल कर जाएगा, जस्ट लाइक वेनेजुएला। लेकिन वेनेजुएला तो चलो एक था, एक दूर था और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में था। तेहरान फॉल ना किया और हमें भी पूरा यकीन था वो फॉल नहीं करेगा। और चूंकि वो एक चीन का बहुत गहरा दोस्त है, रशिया का गहरा दोस्त है, हमारा भाई, हम तो भाइयों की तरह उसे ट्रीट करते हैं और हमने भी उसे मुकम्मल सिफारती सपोर्ट उसे दी और हमने यूनाइटेड नेशन के फोरम पर भी उसे सपोर्ट की और हमने साथ साथ पीस प्रोसेस के लिए, नेगोशिएशन के लिए, जंग बंदी के लिए आगाज भी किया। इंडियन जो जयशंकर है, जिस अंदाज से उसने पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट्स दी, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसको ना सिर्फ चाइनीज ऑब्जर्व कर रहे थे, रशियन ऑब्जर्व कर रहे थे और खुद तेहरान भी ऑब्जर्व कर रहा था कि इंडिया और इंडियन मीडिया खास तौर पे ज़ियोनिस्ट रजीम का हर दूसरे दिन सवीर बुला के इस अंदाज से अपनी कौम की जहन साजी कर रहा है। खैर, पाकिस्तान की वो काविशें कामयाब हुई। 8 अप्रैल को जंगबंदी होगी और अमेरिका पीछे हो गया। उसके बाद नेतन्याहू ने पूरी कोशिश की कि ये पीस प्रोसेस कलदम करार पाए, ये खत्म हो जाए और किसी ना किस तरह वो इस जंग को बढ़ाए रखे। उसने बैरूत पे हमला कर दिया। तेहरान ने कहा कि अमेरिका के साथ जो पीस टॉक्स हैं और जो पीस मुआहिदा होगा वो इसी सूरत में होगा कि कुल्ली तौर पे हर फ्रंट्स के ऊपर जो ज़ियोनिस्ट रजीम कोशिशें कर रही है वो जंग बंदी होगी। और तब जो नहीं, इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि जो बैरूत का मामला है, लेबनान का मामला है, वो उसको मैं खुद डील करूंगा। और उसने लेबनान के प्रेसिडेंट को, नेतन्याहू को बुला के इनिशली तौर पर एक जंग बंदी भी करवाई थी, लेकिन वो कामयाब ना हुई। उसकी वजह नेतन्याहू है कि नेतन्याहू कुल्ली तौर पे इस चीज पे आमादा है कि वो अपने ही दौर में ग्रेटर इसराइल बना के जाएगा। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। खुद इसराइल के अंदर जो प्रेसिडेंट है हर्जोग, उसके बारे में नेतन्याहू
कई बार कोशिश कर चुका है कि वो उसे माफी दे दे, बरियत कर दे, और खुद ट्रंप ने वायलेस्टिंग टू अपना उस इसराइल के अंदर आके उसने तब भी कहा था, और कहा था कि इसको माफी दे दी, इसने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि वो उसका एक फास्ट फ्रेंड था, उसको कंसीडर करता था, अब नहीं करता। तो ट्रंप के कहने पे भी जो इसराइली जो सो कॉल्ड रियासत है उसके प्रेसिडेंट ने उसको माफीनामा ना दिया। और नेतन्याहू को पता है कि जिस दिन अब ये जंगबंदी हुई, अमन का मुआहदा हुआ, अगले दिन उसके खिलाफ जो प्रेसिडेंट है इसराइल का, उसने उसकी सजा इंप्लीमेंट कर देनी है और ये जेल जाएगा। और हालिया जंगबंदी में जब उसने बैरूत के ऊपर हमला शुरू किया तो तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसकी बेगम सारा नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि इसको समझाओ, और 3-4 ऑप्शन रखे। एक तो मैं इसको जब अभी ये खत्म हो जाएगा, मुआहदा हो जाएगा और ये हार जाएगा, अक्टूबर में इलेक्शन है, सारी पार्टियां यार लेपर्ड और बाकी जितनी पार्टियां, उन्होंने मुतफिका तौर पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और नेतन्याहू की पार्टी फारिग होती है। तो ट्रंप ने सारा नेतन्याहू को कहा कि मैं तुम्हें, तुम्हारे बेटे और नेतन्याहू को बुला लूंगा और इसे पनाह दे दूंगा अमेरिका के अंदर, क्योंकि ये इलेक्शन हार जाएगा और लग रहा है, कभी उम्मीद है। तो एक तो ये थी, और दूसरा, मैं अभी इससे पीछे हो जाऊंगा, विद्रॉ कर दूंगा और इसको ईरान भरकस बना दे मार मार के, मैं इसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तो सारा नेतन्याहू ने नेतन्याहू से बात की और तब इसने बैरूत पे हमले रोक दिए। अब देखिए, शैतान है वो, शर का एक, शरंगेजी का एक पूरा बगुला है, तो उसने दोबारा शुरू कर दिया। अब संडे के दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने सैटरडे को ऐलान कर दिया था कि संडे को अमन मुआहदा हो जाएगा, उसके ऊपर सिग्नेचर हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो इस्लामाबाद अकॉर्ड है उसकी कंटिन्यूटी में काफी सारे एमओयूज, काफी सारी चीजें आगे बढ़ाई हुई हैं। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी बड़ी काविशें अमन के लिए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जिसको एडमायर भी करते हैं, एक रास द वर्ल्ड, पूरी दुनिया एडमायर करती है, एक्सेप्ट जो एक ज़ायनिस्ट रजीम के और इस भारत के, बाकी पूरी दुनिया एडमायर करती है, इवन ट्रंप एडमायर करते हैं, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है और अमेरिकन कांग्रेस उसको एडमायर करती है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कदर खिदमात सर अंजाम दें, क्योंकि अमेरिका भी फंस चुका था और नेतन्याहू भी फंस चुका था। अब नेतन्याहू ने क्या किया कि ठीक संडे वाले दिन उसने बैरूत के ऊपर हमला कर दिया दोबारा, और इसके ऊपर ट्रंप ने कहा देखें, इसराइल को हक तो हासिल है अपने दिफा का, लेकिन उसने गलत किया है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को सोचना चाहिए कि नेतन्याहू वो मैन नहीं है जिसको आप समझ रहे हो, वो इसी चक्कर में अमेरिका को ले डूबेगा। उसने तो ओपन ये बात कही थी और इसके ऊपर वो एक हंसा था, उसने एक मौकरी की थी प्रेसिडेंट ट्रंप की। कहा गया था कि आखिरी अमेरिकन सोल्जर तक जंग जारी रहेगी, यानी अमेरिकन सोल्जर तक। ये नेतन्याहू इसके ऊपर हंसा था, इस जुगत के ऊपर। तो ये ट्रंप को सोचना चाहिए, और खास तौर पे जो बाइडन को साफ जर वो आइडियोलॉजिकली पसंद नहीं करते, और उसकी बेगम ने लिखा, जिल बाइडन ने बुक लिखे, उसके अंदर लिखा है कि नेतन्याहू जब बार बार ये ड्रामेबाजी कर रहा था तो उसने, और बार बार अमेरिका को इंगेज कर रहा था और ये हमला उससे करवाना चाह रहा था, तो जो बाइडन को बेगम ने कहा, ये उसकी बुक में लिखा हुआ है कि तुम कल जो है नेतन्याहू के सामने खड़े हो जाओ। आप अंदाजा लगाइए, प्रेसिडेंट जो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन प्रेसिडेंट समझा जाता है, इंसान समझा जाता है, उसके टांगें कांप रही थी और उसको बेगम कह रही है कि तुम नेतन्याहू के सामने खड़े हो जाओ, उसकी बदमाशी चेक करें। आप अंदाजा लगाएं इस चीज से कि नेतन्याहू या उस ज़ायनिस्ट रजीम का, ज़ायनिस्ट लॉबी का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है अमेरिकन कांग्रेस में और अमेरिकन सेनेटर्स के ऊपर, इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर। तो खैर, ट्रंप ने उसे वो मौका दिया, ट्रंप ने आके हमला कर दिया तेहरान के ऊपर। उसे लगता था, और इसके ऊपर नेतन्याहू ने कहा मेरी 20 साल की कोशिशें थी, मेहनत रंग ले आई, तो उसे लगता था तेहरान फॉल कर जाएगा। तेहरान ने मार मार के ज़ायनिस्ट रजीम का भरकस निकाल दिया, और इस वक्त जितने उमरा हैं इसराइल के, वो वहां से माइग्रेट कर चुके हैं, वो भाग गए हैं कि तुमने तो हमें आयरन डोम का और पता नहीं किस किस चीज का ढकोसलेबाजी छोड़ी थी, ये तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ ईरान के मिसाइल है, उसको रोक नहीं पाया, ईरान के जो शायद ड्रोन है उसको नहीं रोक पाया। अगर किसी एटमी कुवत के साथ मडबीड़ होगी तो इसराइल का तो नामो निशान नहीं रहेगा। तो अब जितने उमरा हैं इसराइल के अंदर से निकल गए, और पहले भी वो निकल जाते हैं। ये नहीं है 1948 से, जब से इन्होंने इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है उस फलस्तीन की टेरिटरी को, ये तब से जितने भी इनको खतरा होता है ये निकल जाती है, बुजदिल है, ये डरपोक है। खैर, अब जो है ना, ट्रंप इन अ फिक्सिंग पोजीशन, और ट्रंप भी अभी अक्टूबर और नवंबर के अंदर उसका मिड टर्म इलेक्शन है, उसने हर सूरत में इजहार किया इस चीज का कि किसी भी सूरत में अब यह मुआहदा हो जाना चाहिए। मुआहदा तो खैर हो जाएगा, जिस अंदाज से पाकिस्तान काविशें कर रहा है और टर्किया काविशें कर रहा है, मिस्र उसमें है, और मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया उसमें शामिल है, काफी सारे स्टेक होल्डर इसमें शामिल है। मुआहदा अमन का हो जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को सोचना चाहिए, उसे अमेरिकन पीपल की आवाज के ऊपर कान धरने चाहिए। जो 99% अमेरिकन जो पीसफुल है, जो प्रोग्रेस चाहते हैं, जो चाहते हैं भाड़ में जाए इसराइल, हमें इससे क्या ले देना है, वो अपनी जंग लड़े जाके जिसके साथ लड़ना है, अमेरिकन के रिसोर्सेज क्यों जाए हों, अमेरिकन जो अवाम है वो उसके लिए क्यों जाए हो।
तो अब ट्रंप को इसके ऊपर कान धरने चाहिए और ट्रंप लगता है कि इसके ऊपर कान धरेगा, तब भी जो ट्रंप का एक अगला टेन्योर है जो 2 साल का, वो सही गुजर पाएगा। और गुजरना चाहिए इन अ सेंस कि अगर वो इस मामले से अपने आप को निकाल जाता है, फिर नेतन्याहू जाने और उसकी आवाम जाने। और देखें जिस अंदाज से उसने गजा के ऊपर बर्बरियत की है, वेस्ट बैंक के ऊपर, और सारा उसने जो टेरिटरी है उसको ऑक्युपाई करता गया है, और पूरी दुनिया देख रही है। शाम के ऊपर उसने हमला किया है, लेबनान के ऊपर किया है, उसने कोई मुल्क छोड़ा नहीं है। इराक के ऊपर उसने हमला किया है, कोई ऐसा इस्लामी मुल्क जो कुर्बो जवार में है उसने नहीं छोड़ा। तो एक पिस्सू सा मुल्क है जो पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। ये अमेरिकन अवाम को, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को रियलाइज करना चाहिए कि रियल थ्रेट पोजिंग टू अमेरिकन सॉवरेनिटी इज इसराइल ज़ायनिस्ट रिजीम। कोई मुसलमान मुल्क नहीं है जो अमेरिका के ऊपर हमला करना चाहता हो या उसकी कोई ख्वाहिश हो। ज़ायनिस्ट रिजीम है जो अमेरिका को इंगेज करता है, अमेरिकन रिसोर्सेज जाया करता है, अमेरिका के लिए नफरत बढ़ती है। दुनिया के अंदर अगर अमेरिका के हवाले से नफरत बढ़ रही है वो इस ज़ायनिस्ट रिजीम की वजह से है। जिस दिन अमेरिका कर्टेल कर गया और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी आ गई जो ट्रंप ने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन लगाया था, यकीन मानिए दुनिया अमेरिका से नफरत नहीं करेगी। लेकिन अब इस चक्कर में चीन ने 2 जंगें जीतनी विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। एक ईरान वाली वॉर साजर है, पूरा उसने सपोर्ट दिया, और एक इंडिया वाली वॉर। और हमें हमें यकीन है, हमें मोहब्बत है उस चीन के साथ, हमारी जो उसके साथ एक समंदरों से गहरी और आसमानों से बड़ी एक ताकतवर उसके साथ हमारा एक रिश्ता है, वो चलता रहेगा, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इस वक्त यूनिपोलर जो दौर है वो खत्म हो चुका है और दुनिया मल्टीपोलर में शामिल हो चुकी है। जिस अंदाज से आपने देखा है वेस्टर्न वर्ल्ड को, यूरोपियन बेल्ट को, इवन नेटो जो है ना वो टूट फूट का शिकार हो गई है, वो अब चीन की तरफ झुक रही है। तो लगता है ऐसे है कि अमेरिका को बहुत सारी चीजों का जल्द रियलाइज हो जाएगा कि जब ये पीस पैक्ट होगा, आजकल में हो जाएगा, और उसके बाद अमेरिका अपने आप को असेमिलेट करेगा। तो अमेरिकन फर्स्ट का नारा लगाते हुए अमेरिका अमेरिकन पीपल के लिए होना चाहिए, ज़ायनिस्ट रजीम के लिए नहीं होना चाहिए। मेरा जाती ख्याल है, आप क्या समझते हैं कमेंट में बताइए।